भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बड़े बड़े और मुश्किल आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं है। क्या हो अगर हम इसे कहानी की तरह समझें, एक ऐसी कहानी जिसमें हम सब एक किरदार हैं। चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, यही सोच इस पूरी बातचीत के केंद्र में है। अर्थव्यवस्था कोई बेजान मशीन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा जीता जागता परिवार है। अब इस परिवार में कोई खेत में अनाज उगा रहा है, कोई फैक्ट्री में गाड़ी बना रहा है, कोई एक नया ऐप डिज़ाइन कर रहा है, तो कोई इन सबको जोड़ने वाली सड़कें बना रहा है। और पता है, इन सब की कोशिशें मिलकर ही तो इस देश की कहानी लिख रही हैं। तो अपनी इस पूरी पड़ताल में हम 4 हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये कहानी आखिर है क्या, फिर इसके मुख्य किरदारों यानी 3 सेक्टर्स को जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस कहानी को दिशा कौन दे रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि इस कहानी में आगे क्या दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। ये अर्थव्यवस्था, ये इकोनॉमी जिसका जिक्र हम हर रोज सुनते हैं, आखिर ये है क्या और इसका असली मकसद क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में बस 3 ही मुख्य काम होते हैं। पहला, चीजें बनाना, जिसे हम कहते हैं उत्पादन। दूसरा, उन चीजों को हम तक पहुंचाना, जिसे कहते हैं वितरण। और तीसरा, हमारा उन चीजों का इस्तेमाल करना, यानी उपभोग। मतलब सुबह की चाय की पत्ती से लेकर रात में जो हम ओटीटी शो देखते हैं ना, सब कुछ इसी सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। किसी भी अर्थव्यवस्था का असली मकसद सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता। उसका जो बुनियादी काम है वो है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक परिवार में सबका ध्यान रखा जाता है। अर्थव्यवस्था का भी लक्ष्य हर नागरिक की जरूरतें पूरी करना और सबके लिए आगे बढ़ने के मौके तैयार करना है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा आर्थिक परिवार ये काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, जहां हर कोई एक खास भूमिका निभा रहा है। ये तीनों क्षेत्र ना एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र जमीन से जुड़ा है, जो हमें कच्चा माल देता है, जैसे कि कपास। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, जो उसी कपास से धागा बनाता है और फिर कपड़ा तैयार करता है। और आखिर में है तृतीयक क्षेत्र, जो उस तैयार कपड़े को दुकान तक पहुंचाने और उसे बेचने में मदद करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग जैसी सेवाएं। एक के बिना दूसरा अधूरा। ये हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, उसकी जड़ें हैं। भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भले ही जीडीपी में इसका हिस्सा पहले से कम हो गया हो, पर एक बात याद रखने वाली है, ये सेक्टर आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देता है। ये न सिर्फ पूरे देश का पेट भरता है, बल्कि उद्योगों की मशीनें चलाने के लिए कच्चा माल भी तो यहीं से आता है। तो यह है हमारे परिवार का निर्माता, या कह लीजिए मेकर। इसका काम है कच्चे माल को एक शक्ल देना, उसे काम की चीज बनाना। लोहे से स्टील बनाना, सीमेंट से घर बनाना, या फिर सिलिकॉन से चिप बनाना, ये सारे काम यहीं होते हैं। और जो मेक इन इंडिया जैसी कोशिशें हैं ना, वो इसी सेक्टर को और मजबूत करने के लिए हैं, ताकि देश अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजें खुद बना सके। और ये है कहानी का सबसे दिलचस्प किरदार, सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये वो धागा है जो बाकी दोनों सेक्टर्स को एक साथ पिरोता है। सोचिए, डॉक्टर, टीचर, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिलीवरी एजेंट, ये सब इसी का तो हिस्सा है। यही वो सेक्टर है जो आज की भारतीय अर्थव्यवस्था को असल रफ्तार दे रहा है और उसे दुनिया से जोड़ रहा है। ये चार्ट एक बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था का झुकाव अब खेती किसानी से आगे बढ़कर सेवाओं यानी सर्विसेज पर हो गया है। और सर्विस सेक्टर का इतना बड़ा हिस्सा होना, ये एक आधुनिक और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की निशानी मानी जाती है। तो ये जीडीपी आखिर है क्या? देखिए, बहुत आसान है। एक साल में देश के अंदर जितनी भी चीजें बनी और जितनी भी सेवाएं दी गईं, उनकी कुल कीमत को अगर हम जोड़ दें तो बस वही है जीडीपी। एक तरह से यह हमारी अर्थव्यवस्था का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। ये बताता है कि देश की आर्थिक सेहत कैसी है, तरक्की हो रही है या नहीं। और भारत में यह हिसाब किताब कौन रखता है? ये काम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी एनएसओ का। तो ठीक है, ये सिस्टम तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इतने बड़े परिवार के पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है? मतलब इस पूरी व्यवस्था को चलाता कौन है? यहां पर 2 मेन मैनेजर सामने आते हैं। इस पूरी व्यवस्था को 2 बड़ी ताकतें मिलकर चलाती हैं। एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, देश का सेंट्रल बैंक। इसका काम क्या है? नोट छापना, महंगाई को काबू में रखना और सारे बैंकों के लिए नियम बनाना। इसे कहते हैं मौद्रिक नीति
या मॉनेटरी पॉलिसी। और दूसरी तरफ है हमारी भारत सरकार, जो हर साल बजट पेश करती है। सरकार बजट के जरिए ये तय करती है कि टैक्स से कितना पैसा आएगा और उसे सड़कों, अस्पतालों और दूसरी योजनाओं पर कैसे खर्च किया जाएगा, और इसे कहते हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। बजट को समझने का ये शायद सबसे अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे कोई भी परिवार महीने की शुरुआत में अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब लगाता है ना, बिल्कुल वैसे ही सरकार पूरे देश का साल भर का हिसाब इस बजट में पेश करती है। तो वही हर कहानी की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की इस कहानी में भी अपने उतार चढ़ाव हैं। कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनसे हमें पार पाना है, पर हाँ, भविष्य की उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन कुछ सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं, जैसे कि क्या सबको रोजगार मिल रहा है? क्या विकास का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंच रहा है? शहरों और गांवों के बीच का जो फासला है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? ये वो बड़े सवाल हैं, वो चुनौतियां हैं जिनका हल ढूंढना बहुत जरूरी है। और ये जो चार्ट है ना, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा करता है। देश में करोड़ों युवा हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, आंखों में सपने हैं, लेकिन उनके लायक अच्छी नौकरियां पैदा करना, ये आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें ये पक्का करना होगा कि उनकी काबिलियत का देश को पूरा फायदा मिले। इन सभी चुनौतियों का एक ही जवाब है, समावेशी विकास। मतलब ऐसा विकास जिसमें कोई भी पीछे ना छूटे। जब करोड़ों लोगों तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए जनधन योजना आती है, या जब यूपीआई की वजह से एक छोटा सा रेडी वाला भी डिजिटल पेमेंट ले पाता है ना, तो समझिए यही है समावेशी विकास की मिसालें। और हाँ, इन सब चुनौतियों के बीच भारत के पास एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो, हमारी युवा आबादी। सोचिए, जब दुनिया के कई देश बूढ़े हो रहे हैं, तब भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। अगर इस युवा एनर्जी को सही स्किल और सही मौके दिए जाएं, तो ये देश को कहां से कहां ले जा सकती है। तो आगे का रास्ता कैसा होगा, इसकी झलक तो हमें आज ही दिख रही है। ये कहानी लिखी जाएगी डिजिटल टेक्नोलॉजी पर। यूपीआई, ई-कॉमर्स, ये सब तो बस शुरुआत है। ये कहानी लिखी जाएगी दुनिया के साथ और गहरे व्यापारिक रिश्तों पर, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास करने पर, और सबसे जरूरी, हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने वाले स्किल्स देने पर। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की ये जो कहानी है, ये कोई पुरानी किताब नहीं है। ये हर पल, हर सेकंड लिखी जा रही है, और इसका कोई एक लेखक भी नहीं है। एक किसान, एक वैज्ञानिक, एक कलाकार, एक कारोबारी, हर भारतीय इसका सहलेखक है। अब सवाल सिर्फ एक है कि हम सब मिलकर इस कहानी का अगला अध्याय कैसा लिखना चाहते हैं।